गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एंड इट्स कोरिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स, जिसके अंतर्गत हम कुछ लाइफ साइंसेज को लेंगे और कुछ उसमें सोशल सब्जेक्ट्स को लेंगे। देखिएगा, पर्यावरण जो है वह एक ऐसा विषय है, जैसे कि यहाँ पर हम दोनों को अलग करते हैं और दोनों को हम विस्तार से पहले भी जान चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक परिचय देते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत हम कुछ जैविक तथा अजैविक कंपोनेंट्स को शामिल करते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ डीकम्पोजर्स होते हैं जो इनको वापस वातावरण में निर्मुक्त करते हैं। भूगोल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भूगोल के अंदर भी हम कुछ जैविक तथा अजैविक पदार्थों की बात करते हैं। यानी जैविक के अंतर्गत अगर हम बात करें कि इसकी एक ब्रांच ह्यूमन है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसी प्रकार से इसके अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इस अर्थ और अर्थ से रिलेटेड विभिन्न जो तत्व है उनका अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार से पर्यावरण भूगोल जो है वह विषय अन्य से विषयों से किस प्रकार से संबंधित है का अर्थ है कि जो विशेष वस्तु हम पर्यावरण भूगोल के अंदर पढ़ते हैं वह विभिन्न विज्ञान के विषयों तथा विभिन्न सामाजिक अध्ययन के विषय में भी शामिल की जाती है। तो इसी प्रकार का कोरिलेशन स्थापित करते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एंड अदर साइंसेज, यानी जितने भी जो साइंस के विषय है उनके साथ पर्यावरण भूगोल का क्या संबंध है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पर्यावरण भूगोल जो है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र न होकर अन्य विषय अन्य विज्ञानों से अंतर संबंधित है। यानी अगर हम कहें कि यह एक स्वतंत्र विषय है जिसकी विषय वस्तु के लिए या वह किसी भी प्रकार से अन्य विषय वस्तु की सामग्री का प्रयोग नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत कई अन्य विषयों की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। आज के समय में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो अन्य विषयों से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर टेरेस्ट्रियल यूनिटी देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर पार्थिव एकता देखने को मिलती है। पर्यावरण एक नियंत्रक तत्व है जो भौगोलिक अध्ययन का आधार माना जाता है। भौगोलिक अध्ययन करना है तो हमें पर्यावरण का अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि यह एक नियंत्रक तत्व है। अतः भूगोल की विभिन्न जो शाखाएं हैं या जितने भी फिजिकल एंड सोशल जो साइंसेज है उनके साथ इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है। यानी किसी विषय के अंतर्गत हम डायरेक्टली पर्यावरण के तत्वों को देख सकते हैं, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन अनायास ही उन विषयों में कर देते हैं। इसी कड़ी में अगर देखें तो भू पारिस्थितिकी तंत्र जियो इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर कुछ जैविक संगठक पाए जाते हैं। जैविक संगठनों को में शामिल किया जाता है जीव जंतु, पादप यानी विभिन्न जो एनिमल्स है, जितने भी जो प्लांट्स है, ह्यूमन जो है या ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसके अंतर्गत हम बॉटनी की बात करते हैं, इसके अंदर हम जूलॉजी की बात करते हैं। तथा साथ ही इन सभी तथ्यों की अगर बात करें, ये सारी जो तथ्य है, इवन हमारी जो इकोलॉजी है वह भी इसी से ही संबंधित है। तो जैसे कि हम एक जीव मंडल में जैविक तथा अजैविक संगठकों की परस्पर अंतः क्रियाओं के कारण विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को उत्पन्न होते हुए देखते हैं। यानी अगर एक जीव मंडल में जब कुछ जैविक तत्व और कुछ अजैविक तत्व आपस में अंतः क्रिया करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप
आपको एक इकोसिस्टम नजर आएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। उससे भी पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक जियो इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक जियो इकोसिस्टम के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट है, हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन का कल्चर है, उसका जो सिविलाइजेशन सिस्टम है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सारी साथ, इवन यहाँ पर इकोलॉजी को भी, पूरी इकोलॉजी को हम एक भू पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल करते हैं। तो ये सभी जो विषय हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित ही होते हैं। अब हम बात करें कि जब एक जीव मंडल में जब एक जैविक तथा दूसरा अजैविक जो संगठक है, जो कंपोनेंट्स है, और जब वे आपस में अंतः क्रिया करते हैं तो एक इकोसिस्टम तैयार होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होता है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जैव तंत्र और एक है भूजैव तंत्र। जैव तंत्र जिसके अंतर्गत केवल और केवल जीव शामिल किए जा सकते हैं। भूजैव तंत्र के अंतर्गत वो भूमि और भूमि के साथ साथ उस पर रहने वाले विभिन्न जीव, चाहे वह जंतु के रूप में हो, चाहे वह पादप के रूप में हो, शामिल किए जाते हैं। जैव तंत्र यानी जियो बायोसिस्टम की बात करें तो जीव विज्ञान में, तथा भूजैव तंत्र की बात करें तो उसका अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। यानी जंतु और पादप, यानी अगर हम कहें कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी एंड जो बॉटनी है, उसका जो स्टडी किया जाता है वह किया जाता है एक बायोसिस्टम में, बायोलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन एक भूजैव तंत्र यानी इसी बायोलॉजी के साथ हमने क्या जोड़ दिया है, जियोग्राफी को ऐड कर दिया है। जियोग्राफी को ऐड कर दिया है यानी हम जियोग्राफी से रिलेट करेंगे जंतुओं को और विभिन्न पादपों को। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो पर्यावरण भूगोल जो विषय वस्तु है वह मानव और भौतिक भूगोल के मध्य एक संयोजक कड़ी का कार्य करती है। बीच में पर्यावरण भूगोल रहता है जो दोनों यानी फिजिकल या फिजिक्स तथा ह्यूमन के बीच में एक संयोजक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। पर्यावरण भूगोल की बात करें तो पर्यावरण भूगोल भौतिक भूगोल की शाखा मानी जाती है। यानी एनवायरमेंट ज्योग्राफी इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत देखा होगा, उसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और इसी में से ही हमारा एनवायरमेंट निकल के आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका एक पार्ट हम इस एनवायरमेंट ज्योग्राफी को मान सकते हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल में यानी फिजिकल ज्योग्राफी में हम बायोस्फीयर के या हमारा जो जीव मंडल है उसके विभिन्न मंडलों की बात करते हैं, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल में पाई जाने वाली जैविक तथा अजैविक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैविक के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, हम विभिन्न जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव के अंतर्गत हमारे पादप भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, विभिन्न जीव होंगे, मानव भी इसी जैविक पदार्थों के अंदर शामिल हो। अजैविक की बात करेंगे तो अजैविक के अंतर्गत मृदा आ जाएगा, जल आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, वायु आ जाएगी। तो ये सारे अजैविक संरचना, इन सभी का अध्ययन हम इन तीनों के अंदर करते हैं। वायुमंडल में जलमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों को मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा भौतिक भूगोल बन जाता है, भौतिक भूगोल। और इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत जब हम जंतु और पादप को शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है जैव भूगोल, जियो बायो जियोग्राफी। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स के रूप में, को रिलेटेड सब्जेक्ट के रूप में जाने जा सकते हैं। इन परिमंडल को
पर्यावरण का अभिन्न अंग माना जाता है। यानी पर्यावरण के अंतर्गत वायुमंडल, अगर हम कहें कि हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ फैला हुआ आवरण, तो हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है। ये तीनों मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें तो जैव भूगोल जो है, बायो जियोग्राफी, वह जीवित वस्तुओं, जंतुओं, वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का विज्ञान है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों और वहां पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में जो अध्ययन करने वाला जो विषय है, उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। द साइंस ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स जो है, उन लिविंग थिंग्स के अंदर हम एनिमल्स, वेजिटेशंस का अध्ययन करते हैं, वहाँ के भूगोल के संदर्भ में वो कहलाता है जैव भूगोल। अब जैव भूगोल की ही एक शाखा जिसे कहा जाता है वनस्पति भूगोल, फाइटोजियोग्राफी। ये फाइटोजियोग्राफी जो है, हमारा जो बॉटनी है या बॉटनिकल जो स्टडी है, उससे रिलेटेड है। उसमें हम वनस्पति की उत्पत्ति, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक्सटेंशन यानी उसका विलोपन किस प्रकार से, यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक पौधा किस प्रकार से डेवलप होता है, कैसे वह पौधा विकास करके फैलता फूलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड किस प्रकार से है और किस प्रकार से वह पौधा नष्ट हो जाता है, उन सभी के बारे में हम इस बॉटनिकल स्टडी या फाइटोजियोग्राफी के अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से इसी जैव भूगोल की दूसरी जो शाखा है, जिसे प्राणी भूगोल कहा जाता है, जू जियोग्राफी। अब जू जियोग्राफी हमारे साइंस की जो ब्रांच है, जिसे कहा जाता है जूलॉजी, प्राणी शास्त्र के समान है, और ये दोनों ही शाखाएं हैं, वह हमारे पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। क्योंकि जीव जंतु पर्यावरण के एक विशिष्ट घटक के रूप में पर्यावरण से नियंत्रित होते हैं तथा विपरीत रूप में प्रभाव भी डालते हैं। यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण भूगोल है, वह एक विज्ञान के रूप में अपना अस्तित्व रखता है। अतः पर्यावरण भूगोल जैव भूगोल से अंतर संबंधित है। तो इसी प्रकार से हमने इसका कोरिलेशन स्थापित किया। इसी प्रकार से अगर बात करें तो हमारा जो जीव मंडल है, वह पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम में जो हमारा स्थल मंडल है, जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर। अब इस लिथोस्फेयर में विभिन्न प्रकार के भू आकार पाए जाते हैं। भू आकार में हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी के अंतर्गत आपका कंटिनेंट है और हमारे जितने भी ओशंस हैं। सेकेंडरी के अंतर्गत बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स देखने को मिलते हैं। टेरिटरी की बात करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जियोमॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वह सारे इसमें शामिल किया जाता है। तो मैक्रो, मीजो एंड मिनी टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और इन सभी का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर किसका पार्ट है? वह हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोसिस्टम के भी पार्ट, जैसे कि हमने कहा है कि कुछ तो है बायोटिक और कुछ है अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक। तो अबायोटिक का पार्ट कौन है? लिथोस्फीयर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी भू आकृति विज्ञान या फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसके पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन हम पर्यावरणीय भू आकृति विज्ञान का विकास करते हुए देख सकते हैं। अतः यह पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। जलवायु की बात करें
तो जलवायु के विभिन्न तत्व, अब जलवायु के विभिन्न तत्वों का अर्थ है, मुख्य रूप से हम दो तत्वों के बारे में मैं बताता हूं कि विभिन्न तत्वों का अर्थ है कि यहां पर हम बात करते हैं वर्षा और तापमान। ठीक है, तो ये वर्षा और तापमान जो है उनका पर्यावरण के संघटक के रूप में अध्ययन किया जाता है, यानी ये एक कंपोनेंट्स के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से हम हाइड्रोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, और भूगोल के अंतर्गत इसी विषय का अध्ययन ओशियन जियोग्राफी के रूप में किया जाता है, का भी अध्ययन हम प्राकृतिक विज्ञानों में यानी नेचुरल साइंसेज के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जलवायु विज्ञान है, जलवायु विज्ञान जो का अर्थ होता है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जो है वह पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि जलवायु के विभिन्न घटक तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुभार यानी वायुदाब, विभिन्न पवनें पर्यावरण को नियंत्रित करती है, हमारी वेजिटेशंस को बढ़ाने और घटाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसी प्रकार से हम कुछ वायुमंडलीय विकारों या विकारों का हम प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रकार की समस्या है, चक्रवात है या ह्यूमन मेड को प्रॉब्लम्स है जिसको हम प्रदूषण के रूप में जान सकते हैं या बाढ़ के रूप में कह सकते हैं। तो इनका सभी हम अध्ययन इसी विषय के अंतर्गत करते हैं। ये पूरा का पूरा साइकिल है। जैसे कि हम अर्थ साइंसेस की बात देखिएगा, सभी को इंटरकनेक्ट किया गया, जैसे कि अर्थ साइंसेस है। अब अर्थ साइंसेस के अंतर्गत हम जियोलॉजी की बात करते हैं, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, हम एटमॉस्फेरिक साइंसेस के बारे में बात करें और जियो फिजिक्स यानी भूभौतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इन सभी के अंतर्गत हमारा जीव मंडल है। अब जीव मंडल में जैविक तत्व पाए जाते हैं और अजैविक तत्व भी पाए जाते हैं। तो जैविक तंत्र में यानी बायोसिस्टम है, बायोसिस्टम के अंदर आपका इन्वायरमेंट बायोजियोग्राफी आ जाएगा। इन्वायरमेंट में आपके स्थान विज्ञान, स्पेस जो साइंस विज्ञान है, इसी के प्रकार से बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो हमारा बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर के अंतर्गत हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। इसी प्रकार से बायोलॉजी जो हमने इसमें कनेक्ट किया है, तो बायोलॉजी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की बात करते हैं, इसमें जूलॉजी की बात करते हैं, इसके अंदर हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी में बॉटनी और जियोग्राफी दोनों की बात करते हैं। तो सभी जो विषय है यानी बायोलॉजिकल साइंसेज और अर्थ साइंसेज के बीच में एक कड़ी के रूप में हमें पर्यावरण भूगोल जैसा विषय देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण तथा समाज की बात करते हैं कि समाज या समाज शास्त्र के जो विषय हैं यानी जो सामाजिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान के जो विषय है, सामाजिक अध्ययन जो है उसके साथ पर्यावरण का क्या संबंध है, तो ये संबंध प्राचीन काल से ही घनिष्ठ रूप से अच्छे रहे हैं। हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका जो डेवलपमेंट है वो पर्यावरणीय दिशाओं में ही हुआ है। अगर हम बात करें जितनी भी जो मानव सभ्यताओं का विकास हुआ वह नदी घाटियों में हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर जल की उपलब्धता थी। नदी के जल के पास उसे फिशिंग यानी मछली पकड़ने की सुविधा मिलती थी, वहां पर हमें उपजाऊ जलोढ़ मृदा मिलती थी। यही कारण है कि हम नदी घाटियों के अंदर विकसित हुए। अतः मानव पर्यावरण को अपने विकास काल से ही प्रभावित करता रहा। अब पर्यावरण में रहा है तो पर्यावरण का प्रभाव कुछ मानव पर रहेगा और मानव का प्रभाव भी पर्यावरण पर रहेगा। लेकिन जब मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, अब आवश्यकताएं सीमित थी तो पर्यावरण पर दबाव नहीं था। उस समय व्यक्ति क्या था? उस समय नीतिवादी था, वह प्रकृति से डरता था, वह प्रकृति का सम्मान करता था। उस समय पर्यावरण को हमने अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उस समय हमारे पर्यावरण के साथ संबंध कैसे थे? निश्चयवादी, नियतिवादी या वातावरणवादी।
यानी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को लेकर हम उस समय चलते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी ह्यूमन जो सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ, हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई, हमने सामाजिक वर्गों और संरचनाओं की उत्पत्ति की, सामाजिक संरचनाओं के अंतर्गत हमने अपना कल्चरल इन्वायरमेंट तैयार किया, सोशल इन्वायरमेंट तैयार किया, तो उसके अंतर्गत हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया, पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली दृष्टि से अपने आप को काफी मजबूत किया। ऐसी स्थिति में जो प्राकृतिक पर्यावरण पर आश्रित मानव था, वह अब धीरे धीरे उसकी आश्रितता बढ़ने लगी, पर्यावरण पर दबाव बढ़ने लगा। उसने पर्यावरण में दखल अंदाजी शुरू की, और दखल अंदाजी की शुरुआत होते ही यहाँ पर एक नई अप्रोच सामने आती है, वो कहलाती है संभववाद, जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। अब पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। वह एक आर्थिक मानव हो चुका है, आर्थिक और मूल्यांकनकारी, यानी वह हर वस्तु को मूल्यांकन करने के बाद नफा नुकसान देखने वाला व्यक्ति बन गया। और ऐसी स्थिति में प्रकृति पर क्या बढ़ा? भार बढ़ा। प्रकृति पर भार बढ़ा, प्रकृति के जो संबंध साथ में थे वो थोड़े से प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो सामाजिक अध्ययन जो है उसमें भी हम पर्यावरण के तथ्यों की बात करते हैं। जैसे जैसे मानव समाज की जो बढ़ती आवश्यकताएं बढ़ी, पर्यावरण की कई समस्याएं उत्पन्न हुई, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी हुई, विभिन्न इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम्स है वह मिसबैलेंस होने लगे, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होने लगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशंस, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको हमने बहुत ज़्यादा दोहित किया, बहुत ज़्यादा उसका शरण किया। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण और समाज के बीच जो संबंध है उसका स्वरूप धीरे धीरे अब बदलने लगा है। तो इस प्रकार से जो पर्यावरणीय समस्याएं जो होती हैं उसका जो समाधान है वह समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर ही तय किया जाता है कि ये पर्यावरणीय समस्या है या सामान्य है। तो ये देखने के लिए हम एक मनुष्य के बड़े ग्रुप पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, समाज पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि समाज पर इस पर्यावरणीय समस्या का क्या प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण और समाज के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसमें कुछ सामाजिक और राजनीतिक तंत्र भी प्रभावित करते हैं और उससे हमारे यहाँ पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम पर्यावरण अवबोध यानी इन्वायरमेंटल परसेप्शन, हम अपने पर्यावरण के प्रति कैसी सोच रखते हैं, तथा पूंजीवादी एवं समाजवादी व्यवस्थाओं में भिन्न मिलता है। पूंजीवादी में क्या कहता है, कहा जाता है कि जो अवबोध, पर्यावरण के प्रति अवबोध का क्या है, पर्यावरण हमारे लिए, मैं इसका खनन करने के लिए, इसका दोहन करने के लिए स्वतंत्र हूं। समाजवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि पर्यावरण केवल हमारे लिए और अभी की पीढ़ी के लिए नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित रहे। तो इस प्रकार की दोनों ही जो व्यवस्था है उनमें आपको अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में आप देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन अनइक्वल देखने को मिलता है और सोशल, इकोनॉमिकल और डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स है उसमें भी आपको असमानता देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर तो इतने बड़े रिसोर्सेज है और उसके अंदर डिपेंडेंट रहने वाली जो पॉपुलेशन है वह कम है, और कहीं पर उल्टा सिस्टम है, पॉपुलेशन इतनी है और रिसोर्सेज बिल्कुल इतने हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर आपको असमानता देखने को मिलती है। फिर भी प्राकृतिक संसाधन जितने हैं वो अधिकांशतः उस पर समाज का अधिकार होता है, अतः समाज के कार्य क्षेत्र में आने वाले जितने भी जो संसाधन है उसका प्रबंधन वह स्वयं के विवेक से करता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज और पर्यावरण के बीच में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा कि दोनों ही जो विषय है वह अलग अलग विषयों से अपना संबंध रखते हैं और इस संबंधों की जो रूपरेखा है वो आपके सामने थी। आगे बढ़ते हैं।
और बड़े ही शॉर्ट में मानव पर्यावरण भूगोल की कुछ संकल्पनाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पर्यावरण भूगोल जो है उस विषय की कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं और इस संकल्पनाओं के आधार पर वह चलता है। तो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम बात करें तो पर्यावरण घटकों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का हम स्थानिक वितरण का अध्ययन करते हैं। यानी पर्यावरण के घटक जैविक अजैविक आपस में इंटरेक्ट होते हैं और किसी स्थान विषय के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो जो जैविक घटक हैं, पादप है, जीव जंतु है, मनुष्य है, उसके चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वह हमारी पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण। हम अपना घर बनाने के लिए इसी पर्यावरण का प्रयोग करते हैं तथा पर्यावरण जो है उसमें जीवों का परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण होता है। वो आपस में साथ साथ रहता है। प्रत्येक जो जीव है वह स्वतंत्र, खुले, प्रभावकारी दशाओं युक्त वातावरण में रहते हुए अपने आप को क्रियाशील रखता है और अपने पर्यावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अनुकूलन एडप्शन स्थापित करता है। तो इस प्रकार से हम कहें तो पर्यावरण भूगोल की कुछ संकल्पनाएं होती हैं। उन संकल्पनाओं के आधार पर यानी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु चलती है। यानी पर्यावरण भूगोल क्या सोचता है? तो सबसे पहला विचार है कि सभी जीव जंतु विभिन्न रूपों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। यानी कोई भी जीव पर्यावरण द्वारा निर्मित प्रभावकारी जो दशाएं हैं उसी परिस्थिति में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वह अपने आप को उस पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित करता है। यानी वह या फिर तो खुद को अंदर की तरफ से मन बना लेना या बाहर की तरफ से कपड़े बदल देना। जैसे कि कपड़े बदलने का अर्थ होता है कि अगर हम ठंडे क्षेत्रों के अंदर जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मन बना लेना यानी वहां पर हम ठंड को महसूस करें, आंतरिक रूप से अपने आप को मजबूत करें, तो भी हमने एडप्शन किया। और दूसरा एडप्शन हमारा इस प्रकार से रहेगा कि हम ऊन के भारी वस्त्र पहन के अपने आप को वहां पर उस परिस्थिति के अनुकूल स्थापित करें। दूसरा कि सभी जीवों में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति समायोजन करने की कुछ न कुछ क्षमताएं पाई जाती है। यानी यदि कोई पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है तो उसमें पाए जाने वाले जितने भी जो घटक है वह उन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं और जो इसे नहीं कर पाता है वह जीव जो है अपना अस्तित्व खो देता है। तीसरा है सभी जीव अपने पर्यावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी वह संवेदनशील रहते हुए अनुक्रिया करता है और जिसके बिना अगर नहीं करे तो वो पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रादेशिक स्थिति से उसके जैविक घटक प्रभावित होते हैं। यानी पर्यावरण की जो प्रादेशिक स्थिति है में सीमाकारी योग देने वाले जितने भी जो भौतिक घटक है अपनी प्रभावकारी दशाओं या जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। पांचवी, सभी जीव अपने पर्यावरण से परस्पर स्वयं नियोजित तरीके से संयोजित होते हैं। यानी जीव जो है वह पर्यावरण से पृथक जीवन व्यापन नहीं कर सकते। पर्यावरण के प्रति जो जीव संयोजन है उसमें जीव जो है पर्यावरण दशाओं से प्रभावित होते हैं और पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। छठा है, पर्यावरण विभिन्न भौतिक और जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह है। यानी दोनों तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता। पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत और अदृश्य दोनों प्रकार का होता है। कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे कि वायुमंडल में जो ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और हवा जो है वह अदृश्य है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन पर्यावरण के तत्व है। पर्यावरण स्व नियंत्रित एवं स्व पोषण पर निर्भर है, यानी वो बैलेंस बनाए रखता है। नवा, पर्यावरण में स्थानिक विविधता पाई जाती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइए, चाहे आप पर्वत पठार मैदान में जाइए या हॉट क्लाइमेट
कोल्ड क्लाइमेट या रेनी क्लाइमेट में जाइए, किसी भी जलवायु जाइए, किसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में जाइए, अलग अलग प्रकार के जल वाले क्षेत्रों में जाइए, अलग अलग प्रकार की वनस्पति वाले क्षेत्रों में जाएंगे, आपको वहाँ पर पर्यावरण में भिन्नता देखने को मिलेगी। और लास्ट है, पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। सभी जो तत्व है यानी विविधता तो पाई जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यावरण के तत्वों में विविधता पाई जाती है, फिर भी संपूर्ण पर्यावरण में पार्थिव एकता यानी टेरेस्ट्रियल यूनिटी देखने को मिलेगी। पर्यावरण का प्रत्येक तत्व जो है वह एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर किसी न किसी रूप से संयोजित रहता है और इसी संयोजन यानी कॉम्बिनेशन में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस प्रकार से पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों से संबंध कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसके अंतर्गत हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।